देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 से ज़्यादा बड़ी मैंडेट देना चाहती है, तभी जाके हम 390-400 तक भी सीटें आ सकती है। मोदी ने हमको घर दे दिया जिसकी हम लोग को इतने समय से आकांक्षा थी, तो हम क्यों नहीं मोदी को वोट डालेंगे। तो बेशक पति चले जाए बसपा में सपा में, पर महिला तो मोदी के साथ ही जाएगी और ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं करेगा। तो सुप्रिया श्रीनेत ने और इन्होंने तो कहा है कि आप तो मोदी जी ने बोल दिया कि हाँ इतने नंबर लिख दो, तो आपने लिख दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वोट नहीं पड़ रहा है और महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है, पर लोगों को लगता है कि इसका समाधान विपक्ष नहीं दे पाएगा। तो राहुल गांधी 0 वोट एडिशन प्लेयर है। दिक्कत ये है कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। मोदी जहाँ से वोट नहीं मिला है वहाँ भी उतनी मेहनत करते हैं जहाँ से वोट मिला है। ये डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा फर्क होता है। जितने ज़्यादा लोग मोदी को जानते हैं उतना ज़्यादा मोदी के दीवाने हो जाते हैं। ये बेसिक गणित है। मोदी जी के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा हो जाएगा ना, कल को जाके उसको एंडोर्स कर देंगे। इनका कोई भी दीन ईमान नहीं, इनका सिर्फ मकसद है एंटी मोदी। 3 चीज़ें चाहिए रहती है पॉलिटिकल पार्टी को: संगठन, आइडियोलॉजी और लीडर। बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें तीनों आज की तारीख में नेशनल स्टेज पे कांग्रेस के पास में तीनों नहीं आ सकते। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, नेहरू ने भी नहीं, ये वाला नेहरू जी ने भी नहीं कर पाए थे। तीनों के तीनों स्टेट्स के अंदर अगर वो अपना अक्रॉस जहाँ उनको वोट शेयर बढ़ाना है वो बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। जैसा मैंने आज लाइव के दौरान आपसे कहा था कि हमने वादा किया था कि प्रदीप भंडारी के साथ हम पक्का एक वीडियो करेंगे, और प्रदीप भंडारी के साथ हमने जो लास्ट में जो पॉडकास्ट किया था उसमें भी इन्होंने वादा किया था कि इलेक्शन से पहले एक बार फिर आएंगे और नंबर्स के साथ आएंगे। उस समय इन्होंने ओवरव्यू दिया था और कहा था कि हम जब इलेक्शन के पहले आएंगे तो नंबर्स के साथ आएंगे। 1 महीने से बहुत सारे लोगों ने बहुत दुखी किया है जनता को। रोज हर फेज में बीजेपी 20 सीट हार रही है, बीजेपी 40 सीट हार रही है। अच्छा, आप सलीम वाले सेफोलॉजिस्ट तो नहीं है, आप असली वाले सेफोलॉजिस्ट हैं। मतलब ना, जैसे एक असली शिवसेना एक नकली, वैसे असली सेफोलॉजिस्ट और नकली सेफोलॉजिस्ट। तो असली सेफोलॉजिस्ट का जो ग्राउंड सर्वे है, जन की बात का डेटा कल आ गया था जनता के सामने, जनता ने देख लिया। जन की बात का स्ट्राइक रेट क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। और दूसरा, जन की बात का एक ओवरव्यू जो है इस पूरे इलेक्शन की, आपकी जो रीडिंग है सर्वे का, वो क्या है? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ स्ट्राइक रेट 40 में से 37 इलेक्शन अभी तक सही किए। दूसरी बात है, आपने कहा आपके सलीम वाले सेफोलॉजिस्ट हैं। ये मेरे पास आप देखिए, आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, हार्ड ग्राउंड डेटा है। इसके अंदर जो है पूरा पेपरलेस डेटा भी मौजूद है। तो आपके पास एक सीट का मेरे पास डेटा है। देखिए, पिछले 9 सालों में मैं देश का चप्पा ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला है, और करीबन ये जो एग्जिट पोल तैयार किया गया है, ये 75 डेटा रिसर्चर्स ने ऑन द ग्राउंड विद फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद थे, और मैं खुद 15 स्टेट ट्रैवल किया। 2019 में जब मैंने मार्च में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 क्रॉस करेंगे, तो मार्च से मई तक मुझे गालियां पड़ी थी। तब तो कोई बोलने से भी डरता था, अब तो चलो लोग बोल रहे हैं। तो मेरा, जैसे कि आपने नंबर में देखा था, मेरा ओवरव्यू यही है। इनफैक्ट मैंने किताब में जो है वैभव मोदी 3.0 बिगर हायर स्ट्रॉन्गर में यही कहा था कि भाई कल को कोई कहे तो हमने इलेक्शंस के पहले ही किताब लिख दी थी। देश की जनता ने मन ऑलरेडी जनवरी में बना लिया था। सो एसेंस यही है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 से ज़्यादा बड़ी मैंडेट देना चाहती है। इसके 3 प्रमुख कारण है। पहला, W या M फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर नहीं, महिला फैक्टर। 50% इलेक्टोरेट महिला है, उसमें सरकारी स्कीम्स पहुंची है। ये सरकार उनके सुख दुख में साथ में खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर वो मेजॉरिटी रूरल एरियाज में 65% प्लस, अर्बन एरियाज में 60% ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। पहला, एक सेकेंड, यहाँ पे पहला मुद्दा जो आपने बोला कि 50% इलेक्टोरेट जो है वोटर्स महिलाएं हैं। हाँ। उसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की 60% महिलाएं, 65% से ज़्यादा महिलाएं जो है मोदी जी को वोट दे रही हैं, और शहरी इलाकों में 60% से ज़्यादा महिलाएं मोदी जी को वोट दे रही हैं। तो यानी कि 50% जो वोट शेयर है वो तो ऑलरेडी वो लेके जा चुके हैं। एग्जैक्टली, तो 50% वोट शेयर का मेजॉरिटी पार्ट वो लेके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब एक सीट के अंदर फाइट होती है, जब आपके 50% इलेक्टोरेट का मेजॉरिटी वोट आता है, तो फिर आप वो सीट हार ही नहीं सकते हो। तभी जाके हम 390-400 तक भी सीटें आ सकती है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसके बारे में। बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट 22% था, वो घट के 18.5% के राउंड रह गया पिछले इलेक्शंस में, और अब जाके घट के सिंगल डिजिट या अर्ली डबल डिजिट में जा सकता है। उसके जो 50% इलेक्टोरेट महिलाएं हैं, जैसे संत कबीर नगर एक सीट है जहाँ 30% ज़्यादा वोटिंग हुई है महिलाओं की, तो ये महिलाएं जो है वेलफेयर का वोट मोदी जी को पड़ा है, तो इससे और ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये एक सिंपल
वन ग्राउंड एस्टिमेट है, ऐसे ही देश के अलग अलग कोनों में हुआ है। कल संदीप चौधरी एबीपी न्यूज़ पे बैठ करके मेरे ख्याल से कल या परसों वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो, और वो भी वही क्या मतलब उनके साथ 3-4 और भी जो बैठे रहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, ठीक है। राजनीतिक विशेषज्ञ वो होते हैं जो राजनीति खुद नहीं करते जी, ठीक है ना कभी राजनीति कर पाए हैं और जो राजनीति में उतरे हैं, अपने आप को कभी एग्रीकल्चरिस्ट कहते हुए, सिफोलॉजिस्ट कहते हुए, कभी इलेक्शन एक्सपर्ट कहते हुए, कभी पॉलिटिकल एडवाइजर कहते हुए, कभी ममता बनर्जी के सामने हाथ जोड़ते हुए उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो वो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जो यूपी में जैसे जो दलित वोट था, जो कि बहुजन समाज पार्टी का वोट था, जो स्पेशली उसमें जो जाटव वोट है जो कि पश्चिमी और मध्य यूपी में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो जाटव वोट किसके पास जाएगा? वो मायावती के यहाँ से निकलेगा तो क्या वो समाजवादी पार्टी के पास जाएगा या कांग्रेस के पास जाएगा या कहाँ? आप जो देख रहे हैं कि ये दलित वोट जो निकल रहा है, सिर्फ जाटव नहीं, इवन नॉन जाटव, नॉन जाटव भी, जाटव नॉन जाटव सबकी महिलाएं मोदी के पास जा रही हैं, उनका सबका वोट जा रहा है। हाँ, वेलफेयर, क्योंकि सीधी बात है, वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो मायावती के साथ में हम जुड़ते थे क्योंकि इस जात की बात थी, अब मोदी ने हमको घर दे दिया जिसकी हम लोग को इतने समय से आकांक्षा थी, तो हम क्यों नहीं मोदी को वोट डालेंगे? तो बेशक पति चले जाए बसपा में सपा में, पर महिला तो मोदी के साथ ही जाएगी, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर है। और जिनकी आपने बात करी है, अच्छा चलिए करते, पर मुझे 2019 का चुनाव भी याद है, जब हमने कहा था सपा बसपा साथ में आई थी, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे अभी तक वर्ड्स याद है, कहा था कि हाँ ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देगा। उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में था और मैंने देखा कि भाई बहुजन का कार्यकर्ता सपा के साथ जा ही नहीं रहा है, और मैंने जब प्रेडिक्शन में बोला था कि 60+ सीट बीजेपी जीतेगी, तो लोग हंसते थे, बोले थे आपको नहीं आती राजनीति। नतीजा वही निकला, क्योंकि मैं जो होता है अपने बायसेस को, 62 सीट है, 62 सीट्स आई थी, मैं अपने बायसेस को पीछे रखता हूँ, और जब मेरे को ओपिनियन देनी होती है मैं अपने शोज़ के जरिए जर्नलिज्म के थ्रू देता हूँ। फिर जब मैं सिफोलॉजी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ सुनता हूँ, और मैं को जो सुनने में दिखता है वो बताता हूँ। गलत कोई भी आदमी हो सकता है, पर अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि देश की जनता बड़ी मैंडेट दे रही है। बंगाल ले लीजिए, 18 सीट पिछली बार आई थी, 22 से ऊपर सीट आ सकती है, 26 तक भी जा सकती है। उड़ीसा ले लीजिए, 8 सीट पिछली बार आई थी, 16, 17, 18 सीटें आ सकती है। तब जब आप इतनी सीटें यहाँ से गेन कर रहे हो, तो फिर आप क्यों नहीं बड़े मार्जिन से आओ? तो सुप्रिया श्रीनेत ने और इन्होंने तो कहा है कि आप तो, मोदी जी ने बोल दिया कि हाँ इतने नंबर लिख दो, तो आपने लिख दिए। मैंने इस पे एनआई पे भी कहा था कि ये थोड़ा सा सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है इनको। वैभव जी, जब तेलंगाना का चुनाव हुआ था, जब आप जन की बात का पोल जाके देखिए, तब हमने था कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आ रही है। तब रेवंत रेड्डी जी ने उन एग्जिट पोल्स का स्वागत किया था, उनने सभी टीवी चैनल्स को जाके इंटरव्यू दिया था, ये कहते हुए कि हमारे कार्यकर्ता एक्साइटेड हैं, पर उनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, उनको पोलिंग बूथ पे रहना है। तब तो स्वागत किया गया था। जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी स्वागत किया गया था। कर्नाटका के अंदर जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर जब कांग्रेस की पार्टी गई थी, तब भी कहा गया था कि एग्जिट पोल्स है। तो ये हताशा की भावना है, और हताशा की भावना से प्रोफेशनल्स का अपमान है जो ज़मीन पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। बात सही और गलत की नहीं है, बात ये है कि आप किसी भी एक प्रोफेशनल को जो अपना काम ऑनेस्टी से कर रहा है, ट्रांसपेरेंटली कर रहा है, उसको इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते, कोई भी एजेंसी का हो। और मैं आई एम ऑल फॉर ट्रांसपेरेंसी। आप चाहते हैं कि सब एजेंसीज जो है अपना डेटा रिवील करे, करना चाहिए। जैसे मैं तो अपना पूरा डेटा मेरा पब्लिक डोमेन में, आप वेब ट्वीट करके चेक करोगे प्रदीप भंडारी का, आपको मिल जाएगा। बाकी एजेंसीज में भी सब में ट्रांसपेरेंसी आ रही चाहिए, वो एक दूसरा मुद्दा। ये जो CSDS के जो सर्वेज आ रहे थे इलेक्शन से पहले कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, अगर ये इतने बड़े मुद्दे थे जितना CSDS बता रही थी हमको, तो फिर वो मतलब वो उनका फल क्यों नहीं निकला, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा? देखिए, अब CSDS वाले भी इलेक्शंस के बाद कह रहे हैं कि बीजेपी अगर 300 से कम सीटें लेके आएगी तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थोड़े समय पहले तक जो है 300 लोगों को नहीं लग रहा था कि 300 आ भी सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक होता है मुद्दा, एक होता है मुद्दे से गुस्सा पैदा होना, एक होता है मुद्दे से गुस्सा पैदा होना और उसके बाद जाके वोट दूसरी तरफ पड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वोट नहीं पड़ रहा है, और महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा है, पर लोगों को लगता है कि इसका समाधान विपक्ष नहीं दे पाएगा, इसका समाधान मोदी देंगे। इसीलिए वो जो पूरा एंटी वोट है वो एक तरफा मोदी जी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एक और सीट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, रायबरेली के अंदर थोड़ा बीजेपी अच्छे से चुनाव लड़ती तो बात अच्छी होती। रायबरेली के अंदर हाफ हार्टेडली लड़ा है चुनाव। बेसिकली देखिए, रायबरेली सदर से उनको लीड लेनी चाहिए थी, वो नहीं ले पाए इतनी सिग्निफिकेंट। और मुस्लिम यादव के अलावा बाकी जातियों के अंदर भी बिकॉज ऑफ पुराना गांधी परिवार के रसूख की वजह से मार्जिन नेक एंड नेक रहेगी, पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से एज राहुल गांधी को रहेगी।
राहुल गांधी के पीए जो है वो हरा देगा स्मृति ईरानी को, क्योंकि स्मृति ईरानी जीत रही है। नहीं, अरे तो आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे 1 महीने से जो सारे यूट्यूबर्स जो है लगे हुए हैं, अब तो सामने आ गया कि यूट्यूब इंडिया भी उनके वीडियोस पुश कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। ये तो आपने ओपन एआई के जरिए देखा ही था। हाँ। और जब आपके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं एकदम से जाके क्यों नेशनलिस्ट कंटेंट के व्यूज कम है, इसकी एक डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंटरफियरिंग इन इंडियाज डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस। ये अकिन टू है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर किस तरीके से आरोप लगे थे। देखिए आज की तारीख में वैभव, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, यूट्यूब पे बोले, टीवी पे बोले, सोशल मीडिया पे बोले, उसका जनता के बीच में प्रभाव यूनिलैटरली नहीं पड़ता। तभी पड़ता है जब जनता को लगता है कि जो ज़मीन पे उसके सामने चल रहा है और जो टीवी में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, वो दोनों सेम है। अगर उन दोनों में बायस होता है, उनमें डिफरेंस होता है, तो जनता बोलता है अरे तो गलत बात बोल रहा है साला, मेरे तो घर पे काम हो रहा है, देश तो इतनी उन्नति कर रहा है, और ये बोल रहा है देश में बेड़ा गर्क हुआ है, मतलब ये खुद ना खुद इसकी दुकान नहीं चली होगी। तो जनता बहुत स्मार्ट है आज की तारीख में। जनता को कोई यूनिलैटरली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी के पीए से स्मृति ईरानी नहीं हार रही हैं? स्मृति ईरानी जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है। राहुल गांधी भी जीत रहे हैं मेरे साथ एज में राहुल गांधी। और वायनाड में राहुल गांधी राहुल गांधी निकाल रहे हैं, दोनों जगह से जीतेंगे। हाँ, छोड़ेंगे कहाँ पे? मेरे हिसाब से अगर अक्लमंदी करेंगे तो वायनाड को छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट उनका पैतृक वोट है, तो उनको तो कोई भी उनको समझा सकते हो। और अगर रायबरेली छोड़ेंगे वो, तो फिर जाके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया डूबी हुई है, 0%, 1% की पार्टी कांग्रेस बन जाएगी। पर बड़ी बात वैभव ये है कि राहुल गांधी को अगर रायबरेली में रहेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अगर रायबरेली के अंदर मतलब ऐसे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो और हालत खराब हो जाएगी। तो राहुल गांधी कहीं वोट ऐड नहीं कर पाते। कांग्रेस पार्टी का वोट 10 से 11 करोड़ के बीच में ही रहा है 2014 में, 19 में, 9 में, और अभी भी उतना ही रहेगा। तो राहुल गांधी 0 वोट एडिशन प्लेयर है। दिक्कत ये है कांग्रेस की। और बाकी रायबरेली के अंदर अगर वो रहेंगे तो उनके लिए राजनीतिक रूप से लाभ ज़्यादा होगा। पर मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी कैसे सोचती है, इसका जवाब तो आपके यूट्यूब पे और टेलीविजन चैनल्स के अंदर जो बॉक्सिंग करते हैं कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। एक और सवाल, साउथ में चलते हैं। एक कहते हैं ना कि ये तो काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट तो बीजेपी को वोट देती है ना। जो नॉन काऊ बेल्ट है, जो कि बीआरएस के लीडर के बेटे ने कहा वी आर अ डिफरेंट कंट्री एंड नॉर्थ इज अ डिफरेंट कंट्री। उनकी अपनी तेलंगाना में, आंध्रा में क्या सिचुएशन है, और तमिलनाडु का क्या बताइएगा? उनकी खुद के स्टेट में 0 से 1 सीट आ रही है सिर्फ बीआरएस की। अगर बीआरएस की एक से ऊपर 1 सीट नहीं आ रही है तो बताइए। और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, जिस स्टेट के अंदर जो है बीजेपी एक ज़माने में रहती भी नहीं थी। पिछले इलेक्शंस में से 20% प्लस वोट आया था। उस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन रही, 10 सीट ला रही है। तो ये पहली बात हो गई। 40% से ज़्यादा वोट शेयर आ रहा है। कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज़्यादा आ रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 2 से 3 सीट ला रही है, कांग्रेस पार्टी 0 सीट ला रही है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का वोट शेयर 16% तक क्रॉस कर रहा है, 15% क्रॉस कर रहा है। तो पिछले में कितना था? 2%। तो हर स्टेट के अंदर अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है और 5 में से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज़्यादा आ रही है, और ओवरऑल सीट्स के अंदर अगर बीजेपी की सीट कांग्रेस के बराबर लगभग बराबर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर नॉर्थ साउथ में कांग्रेस से ज़्यादा सीट बीजेपी ला रही तो नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड कहाँ से हो गया? ये सब के सब लोगों की दिक्कत क्या है, ऐसा मेहनत नहीं करना चाहते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, राहुल गांधी अमेठी से हारे, उसके बाद एक दिन वो अमेठी 800 दिन में एक बार गए, फिर 800 दिन में एक बार गए। अमेठी अभी रायबरेली जाना था तो अमेठी एयरपोर्ट से तुरंत रायबरेली चले गए। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए जाके अपने कैंडिडेट के साथ में अमेठी चले जाते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अरे जनता ने हमको वोट नहीं किया, जनता की गलती है, हमारी गलती नहीं है। वहीं नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अगर उत्तर प्रदेश 2019 में लगभग बहुत अच्छा किया था, पर तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का सेंटिमेंट नहीं था, केरला में बीजेपी का सेंटिमेंट नहीं था, आंध्रा में बीजेपी का सेंटिमेंट नहीं था, तेलंगाना में इतना बीजेपी का सेंटिमेंट नहीं था। क्या किया उन्होंने? उतनी मेहनत करी यहाँ पे एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। नतीजा क्या निकला? तेलंगाना के अंदर सीटें सबसे बड़ी पार्टी, आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस से ज़्यादा सीटें, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस से ज़्यादा सीटें। तो मोदी जहाँ से वोट नहीं मिला है वहाँ भी उतनी मेहनत करते हैं जहाँ से वोट मिला है। ये डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसी वजह से साउथ में, अच्छा मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव किया था अपने चैनल पे, तो उसमें मैंने ये चीज़ कही थी। मैंने कहा था कि लोग सरप्राइज होंगे। अच्छा उसमें कोई एग्जिट पोल ऐसा कुछ नहीं आया था, मैंने उसमें कहा था। और ये मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैं उड़ीसा तेलंगाना में गया था, तो जैसे कलाहस्ती में मंदिर है शिव जी का, मैं वहाँ काफ़ी जाता हूँ। तो मैं उस बाई रोड ही ट्रैवल करता हूँ ज़्यादा, तो मैं बाई रोड वहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, बात कर रहा था।
तो मुझे वहाँ पे, और जो कुछ मेरे जानने वाले हैं वो भी अलग अलग पार्ट से आए हुए थे तेलंगाना के, वो मुझे बता रहे थे कि इस बार बीजेपी को यहाँ पे बहुत ओवरवेलमिंगली वोट मिलेगा। और ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, समाज सेवी हैं। वो लोग नहीं हैं जो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और किसी सिगरेट की टपरी पे रुक करके उससे पूछ लेते हैं कौन जीत रहा है, वो जो बता दिया वो मान लेते हैं कि वही जीत रहा है। ये वो लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, गांव-गांव राशन पहुंचाने वाले लोग हैं। तो उनका कहना था कि बीजेपी को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। मैंने ये चीज़ बोली, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, यार तुम नशे में हो। संजय सिंह ने कहा, अब बताइए, कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो है भाजपा को जो है 18% वोट मिल जाएगा। कोई विश्वास कर सकता है इस बात को? यही बता रहा है कि जो है कि ये जो सारे पोल्स हैं ये रिग्ड हैं, और तेलंगाना में भाजपा को इतने वोट मिल जाएंगे, इतनी सीटें मिल जाएंगी, कौन विश्वास करेगा? आम आदमी पार्टी पंजाब में हार जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आम आदमी पार्टी, मतलब पंजाब को ही आम आदमी पार्टी की वसीयत में लिखी हो मतलब वो जो सीट होगी वहाँ आम आदमी पार्टी को मिलेगी। तो ये कैसे, मतलब व्हाट इज द फिनोमेना इन द साउथ जो आपको समझ में आया? सीधी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में इतना लोग जाने नहीं थे, तो उनके बारे में बहुत भ्रम और झूठे नैरेटिव फैलाए गए थे। भले वो तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, जैसे जैसे लोग मोदी जी को जानते गए, उनको समझ में आने लगा, ये आदमी तो देश के हित में, ये आदमी तो ज़मीन पे काम कर रहा है। जैसे जैसे उनकी स्कीम्स उनको आजू बाजू दिखने लगी, तो बोला यार ये तो गरीब के लिए काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली द्रविडियन नैरेटिव टूटता गया। कैसे उन्होंने नॉर्थ और साउथ के कल्चर को यूनाइट किया। अल्टीमेटली सब प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। तो अयोध्या में जब राम मंदिर बना, ऐसा थोड़ी कि तमिलनाडु से लोग नहीं आते, तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों के अंदर लोगों ने जो उस वक्त दीपावली मनाई थी, ऐसी तेलंगाना के अंदर जब द्रविडियन पार्टीज जो है एक इम्प्लिसिट फियर पे चलती थी, ये साउथ की जो रीजनल पार्टीज है, वो फियर धीरे धीरे जनता के माइंड से हटने लग गया। तो ऐसे ही तेलंगाना के अंदर जब मैंने पिछली बार भी पोलिंग करी थी, तो बीआरएस का व्यक्ति बोला था वोट तो मोदी को डालेंगे, मोदी देश हित में। तो जितने ज़्यादा आदमी मोदी को जानता है, जितने ज़्यादा लोग मोदी को जानते हैं, उतना ज़्यादा मोदी के दीवाने हो जाते हैं। ये बेसिक गणित है। ये बेसिक गणित है। साउथ में भी, कहीं भी, साउथ में भी सब कुछ तो हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना, ये हमारे माइंड नहीं हमको भाई, मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक पूछ रहा हूँ, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को तो यही बताया जाता है 24 घंटे टीवी पे कि नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है। यार यही तो इस बात क्या है, दिक्कत क्या है कि सबकी एक मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट बायस है, और वो हमेशा सुपर इम्पोज जनता में करने का प्रयास किया जाता है। बड़ी बात यह है, जहाँ टेक ऑफ वोट बीजेपी का नहीं होगा वहाँ वो सीट नहीं कन्वर्ट कर पाएगी, पर जहाँ टेक ऑफ वोट होगा वहाँ वोट भी बढ़ेगा और सीट भी कन्वर्ट होगी। जैसे तेलंगाना, वहाँ टेक ऑफ वोट है, जहाँ पे ऑलरेडी 20% के वोट से हो आप, तो वहाँ 40% क्रॉस कर रहे हो मोदी जी के नाम पे, तो वहाँ सीटें भी आप 9 से 11 के बीच में निकाल रहे हो। वहीं तमिलनाडु 2% वोट है, आपका टेक ऑफ वोट ज़्यादा नहीं है, तो आप अराउंड 16% तक पहुँच रहे हो, 17% तक पहुँच रहे हो, तो आप 2 सीट जीत सकते हो, 3 सीट मैक्स जीत सकते हो। वहाँ पे 15 सीट नहीं जीत सकते। पर ये मतलब नहीं कि दोनों में बीजेपी का ग्राफ नहीं बढ़ा है, दोनों में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। तमिलनाडु में अगर 2 से 16 पे जा रहे हैं तो मतलब 8 गुना बढ़ोतरी हो रही है वोट शेयर में। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति जो होती है वो एक 15 साल की जर्नी होती है, 10 साल की जर्नी होती है। पहले आप एक बेस बनाते हो, फिर आप उसमें और जीतते हो, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस जब साथ में आती तब जाके जीत निश्चित होती है। फिर आप जीतते हो और उसके बाद जाके फिर वापस से आप जीतते हो। तमिलनाडु में जो 2 सीटें आप कह रहे हो कि 2 सीटें आ सकती हैं, वो 2 सीटें कौन सी? कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली। कोयम्बटूर जो अन्नामलाई की सीट है, टफ सीट है, नेक एंड नेक सीट है, पर जीत सकते हो। जीत सकते हो, मतलब कांटे की टक्कर है। तीनों पार्टी 30% प्लस का वोट शेयर रहेगा अन्नामलाई का, और ऐसे ही बाकी तीनों पार्टी। यहाँ पे 3 ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट चल रहा है। उस ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट के अंदर कौन बाजी मारेगा? डीएमके भी बाजी मार सकती है, अन्नामलाई भी कर सकते हैं, पर अन्नामलाई निकल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अन्नामलाई का बोलते हैं कि पर्सनल डिसीजन था कि एआईएडीएमके के साथ नहीं करना है हमें गठबंधन, तो व्हाट डू यू थिंक, ये डिसीजन सही था या गलत था? देखिए, एआईएडीएमके के साथ में जब भी अलायंस करते थे, बीजेपी की ग्रोथ नहीं हो पाती थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ की शुरुआत हुई है, और एज मैंने कहा कि बीजेपी अफोर्ड कर सकती थी। 19 में अफोर्ड, 14 में अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अब वो अफोर्ड कर सकती है। इसको पता है कि यार यहाँ पे तो हम लोग पिछली बार भी 0 सीट पे थे, तो हम क्या है रिस्क लेने में। तो आप रिस्क तभी लेते हो जब आपको पता है कि लॉसेस कम है। जब लॉसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो फिर आपको रिस्क बहुत कैलकुलेटेड लेना पड़ता है। तो तमिलनाडु में बीजेपी के नथिंग टू लूज, इट वॉज अ गुड पॉलिटिकल रिस्क दैट दे हैड टेकन। महाराष्ट्र में और कर्नाटक, ये 2 राज्य भी बहुत बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन आप देखते हैं, परिस्थितियां, और क्या वो जो मराठा नाराज हैं उसका कोई इम्पैक्ट आपको दिखा, या जो शिवसेना
का जो विभाजन हुआ तो उद्धव ठाकरे के समर्थन में जो जनता उतर आई है। अच्छा, लेकिन आप देखिए कि ये जीवन क्या क्या दिन दिखाता है कि रवीश कुमार उद्धव ठाकरे को एंडोर्स कर रहे हैं। मतलब देखिए ये सब लोग जो मोदी जी के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा हो जाएगा ना, कल को जाके उसको एंडोर्स कर देंगे। इनका कोई भी दीन ईमान नहीं, इनका सिर्फ मकसद है एंटी मोदी। अब बात करना चाहता हूँ महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में मेरी बाकी सबसे भिन्न राय है। मेरा मानना है कि बीजेपी जो है 28 सीट इस बार लड़ रही है और 23 से नीचे नहीं जा सकती। कई लोग कह रहे हैं 23 से नीचे सीट ला सकती है। 23 सीट बीजेपी 24 और 25 सीट लड़के 14 और 19 के अंदर पाई थी। अब जो है वो 28 सीट लड़के 23 से ज़्यादा सीट ला रही है। तो मेरा मानना है महाराष्ट्र में कि एनडीए कम हो सकती है ज़रूर, पर बीजेपी का कम होने का चांस बहुत कम है। यानी कि जो नुकसान होगा वो शिंदे ग्रुप का होगा, बीजेपी शिंदे ग्रुप का ज़्यादा होगा। अजीत पवार ने भी बहुत स्ट्रैटेजिकली काम किया। मतलब नुकसान बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का रेयर मेरे हिसाब से नहीं। तो बीजेपी पिछली बार भी कितनी 22-23 ही सीटें निकली थी बीजेपी लड़ी थी 24 और जीती थी 23। उसके पहले भी लड़ी थी 25 और जीती थी 23। हाँ, और कर्नाटका में थोड़ा लॉस होगा जेडीएस की वजह से होगा। नहीं, बीजेपी का थोड़ा सा लॉस होगा। एक्चुअली वहाँ पे क्या कास्ट फैक्टर ज़्यादा चल रहा है, अहिंदा फैक्टर जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेट वहाँ पे कर रहा है। तो उसके कारण जैसे मान लीजिए चामराजनगर है, वहाँ सिद्धरामैया खुद का बेस है, और जब कर्नाटका में सरकार भी कांग्रेस पार्टी की तो एक बेस शिफ्ट ऐड मदद करती है। पर उसके बावजूद बीजेपी 19, 20, 21 सीटों पे रहेगी। जेडीएस 2 सीट जीत रही है 3 में से। तो ओवरऑल एनडीए मेरे हिसाब से 22 तक पहुंच जाएगी 28 में से। तो बीजेपी का वो एक सीट है जहाँ थोड़ा मार्जिनल लॉस हो। तो मतलब नंबर्स क्या कहते हैं, बीजेपी को कितने नंबर्स? देखिए 19 से 20 सीट बीजेपी ला सकती है, 19 to 20 सीट बीजेपी ला सकती है, 21-22 भी पहुंच सकती है। तो 19 से नीचे जाना मुश्किल है। तो पिछली बार 25 सीट आई थी, तो यहाँ पे 4 से 5 सीट का नुकसान हो सकता है। अच्छा, 3 से 4 सीट। अगर हम इस पूरे इलेक्शन को अगर ओवरऑल देखें, इंडी अलायंस को आप जब ग्राउंड पे घूम रहे थे तो वो कहाँ पे, वेयर डू यू थिंक ये वो वास्तविकता से कहाँ दूर चले गए, रियलिटी? हर जगह। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिक्स का पहला रूल होता है कि आपको लीडर डिक्लेयर करना होता है। कई लोग कहते हैं जो नहीं समझ पा रहे कि अरे अगर इंडिया अलायंस लीडर डिक्लेयर कर देता तो मोदी वर्सेस कोई चुनाव हो जाता। भाई मोदी बनाम एक्स पर्सनैलिटी चुनाव इज मच बेटर वर्सेस मोदी बनाम हु। लोग कंफ्यूजन वोट नहीं करते, पहली चीज़। तो सबसे पहली गलती ये हुई। दूसरी मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस की गलती ये हुई कि उनका पूरा जो कैंपेन है वो नेगेटिव आधार पे रहा। तो कि भाई मोदी को हटाओ, मोदी इतनी कम सीट लेके आ रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर नुकसान हुआ। तीसरा, कांग्रेस एक वीक लिंक है अलायंस की, क्योंकि कांग्रेस जब तक डायरेक्ट सीट्स जो बीजेपी से लड़ती है, पिछली बार भी 180 सीटों पे आपस में लड़े थे और 90% से ज़्यादा सीट बीजेपी जीती थी। इस बार भी स्थिति वैसी दिख रही है। तो कांग्रेस पार्टी का ज़मीन अस्तित्व जो है मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़मीनी अस्तित्व मीडिया को इंटरव्यू देने से नहीं मजबूत होता है। आपको ज़मीन पे वर्क करना पड़ता है। 3 चीज़ें चाहिए रहती है एक पॉलिटिकल पार्टी को, संगठन, आइडियोलॉजी और लीडर। बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें तीनों आज की तारीख में नेशनल स्टेज पे, कांग्रेस के पास में तीनों नहीं आज के स्टेज। आप कह रहे हैं जमीन पे उतरो यार, भारत जोड़ो यात्रा करिए, और कितना जमीन पे उतरेंगे वो? अब देखो, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ फॉलोअप नहीं हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी की सभा है फॉर एग्जाम्पल, इतनी नहीं हुई जितनी मोदी की। यू हैव टू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। मोदी जी ने 200 से ज़्यादा रैलीज, रोड शोज, सब कुछ किए। तो लास्ट में भी जनता के माइंड में मोदी थे। राहुल गांधी की इशू ये है कि उनके जितने भी इशूज़ दिए गए थे वो थोड़े से नेगेटिव इन नेचर थे। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, जो सैम पेट्रोडा ने कहा था। फॉर एग्जाम्पल कास्ट के ऊपर पूरे इलेक्शन को ले जाना। तो ये सब मल्टीपल इशूज़ हैं जिसके कारण साथ में उनके पास संगठन नहीं है, और उनकी आइडियोलॉजी उनने आउटसोर्स कर दी है लेफ्ट फ्रिंज एनजीओज और इस्लामिस्ट को। तो आज की तारीख में एक्सट्रीम्स की लड़ाई है, फोर्सेस की लड़ाई है, ना कि राइट ऑफ सेंटर लड़ाई। ये राहुल कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जो कि महाराजगंज से 2019 में लड़ी थी, हार गई। खुद 5% भी वोट नहीं पाया था उन्होंने, और बीजेपी का विनिंग कैंडिडेट जो था उसने करीब 60% वोट लिया था। और वो आज खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रही थी कि ये सारे के सारे आपके जितने भी ये सर्वेज है, एग्जिट पोल्स हैं, ये सारे के सारे गलत साबित हो जाएंगे। तो वो अब जो खुद की, और उनका कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनता में आक्रोश है, युवाओं के पास के अंदर बेरोजगारी है, और युवाओं में जो बेरोजगारी है उसका आक्रोश जो है वो कैसे ऐसा हो सकता है कि वो वोट में कन्वर्ट ना हो? देखो, मैं कह रहा हूँ कि आप समझे वो, क्योंकि बेसिक मैथ्स नहीं समझ पा रही। जब 5 में से 4 महिलाएं आपके साथ है, बाकी 5 में से सब पाँचों के पाँचों युवा नहीं है। इस देश में सिर्फ 1,80,00,000 ही जो है वोटर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर आप कहेंगे। उस 1,80,00,000 में से भी जो है 50% महिलाएं हैं।
उनमें तो है ही नहीं। तो आप बात करो 70-75 लाख वोट की, उस 70-75 लाख वोट के अंदर भी सबका सपोर्ट कांग्रेस को थोड़ी डल रहा है। ऐसा थोड़ी कि भाजपा से हर युवा नाराज है, तो उसका 25 से 30 लाख 35 लाख वोट बीजेपी को भी पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अगर सोच रहे हैं कि आप उस एंटी इनकम्बेंसी, जो एक पॉकेट एंटी इनकम्बेंसी है, एक सिर्फ डेमोग्राफी में एंटी इनकम्बेंसी है, उसके कारण अगर आप चुनाव जीत पाओगे तो चैलेंज होगा। और बात की सुप्रिया जी की, तो देखिए वो अपना काम कर रही हैं, क्योंकि उनको ऑफिशियल बनाया गया प्रवक्ता और कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी के डिजिटल मीडिया हेड रहे। तो अगर वो 4 जून तक तो बोलेंगी और माहौल क्रिएट करने का प्रयास करेंगी, पर अंदर ही अंदर उनको भी पता है कि स्थिति ठीक नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो ये एक कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक इलेक्शन लड़ने की बड़ी मशीन बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के ही मोड में होती है, या तो वो किसी राज्य के इलेक्शन की तैयारी कर रही होती है या वो केंद्र के इलेक्शन की तैयारी कर रही होती है। मतलब भाजपा मुख्यालय में सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। मुझे बताइए, भाजपा मुख्यालय कोई गवर्नमेंट तो नहीं है। गवर्नमेंट तो है वो 7 आवर रेस कोर्स रोड हो गया, वहाँ से चलेगी, पॉलिसीज वहाँ से तय होगी, राजनीति राजनीतिक पार्टी करेगी। तो कांग्रेस पार्टी यही समझ रही, भाजपा का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार तो नहीं है, उसकी सरकार है, पर बीजेपी एज इंस्टीट्यूशन तो सरकार नहीं है। उसका काम क्या है? चुनाव जीतना ही तो उसका काम है, क्योंकि जब वो चुनाव जीतेगी तभी जाके तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर पाएगी। तो फिर अगर वो 24 घंटे मेहनत कर रही है इलेक्शन मोड में, तो खराबी क्या है? जो गवर्नेंस मोड में उसकी सरकार है, वो गवर्नेंस मोड में है, जिसको इलेक्शन मोड में रहना है इलेक्शन मोड में रहेगा। यही इनफैक्ट चुनाव लड़ना है और जीतना यही तो होता है, और क्या होता है इसमें? खराबी क्या है? यही होना चाहिए, और क्या। क्योंकि आप अगर एक बार सत्ता से हट गए और आपकी सरकार नहीं बनी, तो आपके पूरे आइडियल्स, मॉरल्स, आपके पूरे के पूरे पॉलिसी की बातें कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे? अल्पसंख्यक महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं। मेरे हिसाब से एनेक्डोटल है, आई हैव नो प्रूफ। मुझे नहीं लगता इतना कोई बड़ा प्रूफ नहीं है, एनेक्डोटल है ये। अच्छा। ट्रेंड नहीं कह सकते। कहीं कहीं होगा, बट कहीं कहीं होगा, कुछ जगह होगा, पर एक ब्रॉड ट्रेंड नहीं कह सकते। इसमें एक चीज मुझे ये भी समझाइएगा कि जो मुद्दे हैं इस भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आप गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आपको कहीं ऐसा लगा कि यार ये मुद्दा सिर्फ यहाँ है, ये और कहीं नहीं है, या ये सिर्फ यहाँ है? जैसे राजस्थान में कुछ सीट, जैसे बाड़मेर, वो पूरे लोकल सीट के ऊपर हो रहा है। वहाँ पे भाटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति लड़ रहा है, पुराना परिषद का व्यक्ति। तो वहाँ पे और लोकल इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस को फायदा होते हुए दिख रहा है। पर वैसे ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँगा, जैसे लेट्स अगर मैं स्टेट वाइज बोलूँ, बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी, उसका फायदा बीजेपी को रहा है। उड़ीसा के अंदर लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राशन सबसे बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों कारण पीएम मोदी को बहुत बड़ी जीत मिल रही है। बिहार के अंदर प्योर कास्ट और नॉन कास्ट कंसोलिडेशन चल रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों को पता है मोदी जीत रहा है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अलायंस को देकर क्या करेंगे। महाराष्ट्र में अरिथमेटिक है और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट है, क्योंकि दोनों सब बेसलाइन पॉलिटिक्स की चेंज हो गई है। वहाँ पे उद्धव ठाकरे जो है वो पहली बार एनसीपी और सोनिया गांधी की पार्टी के साथ में अलायंस कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने नहीं किया था। तो ये जो है ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँगा, दैट इज़ द एसेंस। ये जो अलायंस में इलेक्शंस लड़ते हैं, इसमें क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं होता है कि इन्हीं पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे एक दूसरे के ऊपर जो है कई दशकों तक मुकदमे कराते रहे? इसीलिए देखिए, कार्यकर्ता जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और लड़े हुए ऑर्गेनिक नहीं है, तो फिर वोट ट्रांसफर नहीं होगा। वोट कोई नेता नहीं करता, वोट तो वर्कर, ग्राउंड का कार्यकर्ता ही करता है, और ग्राउंड के अंदर लोगों से ही वोट कराता है। तो ये बड़ी बात है। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखना चाहेंगे कि ओवरऑल इस देश के अंदर जिस करंट की बात हम लोग कम कर रहे हैं, वो है कि पहली बार तीसरी बार अगर इस नतीजे से ही आ जाते हैं, तो एक प्रधानमंत्री बिना कोई इमोशनल सेंटिमेंटल मुद्दे के ऊपर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने प्योर गवर्नेंस में। तो दुनिया भर में नेता क्या होता है, जितना ज़्यादा हस्बैंड और वाइफ भी रिलेशनशिप में होंगे, तो जितना ज़्यादा मान लो इनिशियली प्यार होगा, वो कंपैरेटिवली इम्प्लिसिट हो जाएगा। और ऐसी स्थिति जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ होती है। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता बन जाएंगे अगर ये तीसरी बार जीत जाते हैं, कि जो अपनी तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी वोट शेयर बढ़ा रहे हैं, और तीनों लोकसभा में अपना उनका वोट शेयर और सीट शेयर बढ़ता जा रहा है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, नेहरू ने भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी नहीं कर पाए थे। तीनों के तीनों स्टेट्स के अंदर अगर वो अपना अक्रॉस जहाँ जहाँ उनको वोट शेयर बढ़ाना है वो बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। आप कह रहे हैं कि कोई किसी इमोशनल मुद्दे पे इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, मंगलसूत्र, भैंस, ये तो सारे के सारे ये सब देखो एक नैरेटिव होते हैं। अगर नैरेटिव नहीं होगा तो फिर आदमी क्या बोलेगा। अगर मान लो वैभव, आप मेरे साथ इतना अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हो, मुझे पता है वैभव मेरा दोस्त है,
पर वैभव अगर अपने पॉडकास्ट कर रहा है और उसमें वो याद ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा मुझसे, तो कोई थोड़ी मैं भी उसको उतना रिस्पेक्ट दूंगा ना। तो इट्स अबाउट नोइंग कि भाई क्या वन डे रिलेशनशिप है कि मैरिज है। मेरे हिसाब से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मैरिज में आ चुकी है, पॉलिटिकल मैरिज में, जो उनको ट्रस्ट है कि यार ये आदमी देश हित में काम कर रहा है। और विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, जैसे कास्ट सेंसस है, ये माना जा रहा था कि कास्ट सेंसस एक ऐसा मुद्दा है जो कि सारे ओबीसी और एससी और एसटीज को जो है गैल्वेनाइज करेगा, और वो एक तरफा वोट जो है वो इंडी अलायंस को पड़ जाएगा, बिकॉज उनको कास्ट सेंसस करा करके जिसकी जितनी जाति उतनी हिस्सेदारी। देखो नरेंद्र मोदी ने कास्ट पे लोगों को, मैं ग्राउंड पे ट्रैवल करता हूँ तो रिप्रेजेंटेशन दिया है। अगर मैं हरियाणा के जाटों को हटा दूं, बागपत की, मैं वेस्टर्न यूपी की जाट की बात नहीं, हरियाणा की जाटों को हटा दूं, तो मुझे किसी भी कम्युनिटी के अंदर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट नहीं देखने को मिला है, और देखने को भी मिला है तो मार्जिनल देखने को मिला है। तो यानी कि जाट नाराज है हरियाणा के अंदर, हाँ, हरियाणा के राजस्थान, इसमें मध्य प्रदेश, ये आपके दिल्ली के अंदर नहीं नाराज है, हरियाणा के अंदर नाराज है, ये मैं कह सकता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी नाराज नहीं है, तो हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये पूरी चुनाव जो है एक बिरादरी बनाम 36 बिरादरी का हो गया है हरियाणा के अंदर। तो इसका विधानसभा में रिजल्ट जो है वो उलट फेर कर सकते हैं, हो सकता है। और ये जो, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के तुरंत बाद होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक कहते हैं ना कॉन्ट्रास्ट वाला रिजल्ट, कि तेलंगाना में अभी जस्ट कांग्रेस पार्टी जीती है, करेक्ट, हाँ, और वोट जो है वो सारा लोकसभा में मोदी को पड़ रहा है। और ये पिछली बार भी हुआ था, 2018 में कांग्रेस तीनों राज्य जीती थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अभी तो सरकार नहीं बना पाई, पिछले तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी। नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि नरेंद्र मोदी जी 300 से ज़्यादा मैंडेट से हारे। तब भी हमको नेम्स बुलाए गए थे, और मुझे पता है कि आज की तारीख में जितने भी रिसर्चर्स ने ग्राउंड पे ट्रैवल किया और काम किया, उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी का सेंटिमेंट दिख रहा है, और बहुत साइलेंट सेंटिमेंट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि आदमी सड़क पे आके चिल्लाएगा मोदी मोदी मोदी। उसको पता है मोदी तो 9 साल से काम कर रहा है मेरे दिल में, उसके अलावा देश में अगर किसी और को मौका देंगे तो टर्ब्यूलेंस आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा है, और ये ट्रेंड आप चलते हुए देख रहे हो। हाँ, आप कहीं भी इलेक्शन देख लो, महिला ने क्या डीके शिव कुमार का कोई भविष्य है कांग्रेस में? मुझे तो पता नहीं इसके बारे में ज्यादा, नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से वो असेंबली इलेक्शन कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे। नहीं, वो जैसे डीके शिव कुमार का चूंकि जो एक कहते हैं ना इलेक्टोरल माइंडसेट है वो बहुत तगड़ा है, जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है कर्नाटक में तो अभी तक तगड़ा है। वैसे जनरली इज अ वेरी पॉलिटिकली शार्प पर्सन, नो डाउट अबाउट इट, बट एंड एज आई बिलीव जहां उनको वो करेंगे उनको मौका मिलेगा, और कर ही रहे। लेकिन उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनने दिया। अब देखिए, मुख्यमंत्री बनना नहीं बनने की बात आपकी सही है, बट नहीं, आप कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी आप वहां पे थे जी, और आपने वो नंदिनी वाला और ये सारा आपने बहुत उसके ऊपर बहुत अच्छा आपने वो प्रेजेंट भी किया था, और एक्चुअली वो जिसके ऊपर एक पूरा नॉर्थ में कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर आप ही ने किया था एक्चुअली जी। तो उसके दौरान आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये डीके शिव कुमार का जो है ये कंडीशन जो है गड़बड़ हो सकती है, या हो रही है ना? तभी तो 4 से 5 सीट डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों जो है स्ट्रांग नेता है। तो सिद्धरमैया का चामराजनगर में चल रहा है, डीके शिव कुमार का भी कुछ सीटों पे चल रहा है। इसी के कारण तो यही स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस बेहतर कर रही है। उसके बाद राजस्थान आ जाएगा जहाँ मार्जिनल बेहतर है, बट ओवरऑल बीजेपी वहाँ पे भी ठीक है। तो मेन स्टेट जहाँ कांग्रेस को थोड़ा सा कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो यही स्टेट है। एक लास्ट क्वेश्चन, इस इलेक्शन के बाद जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं उनका इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के अंदर कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कोई लेना देना नहीं। देखो, देश की जनता को पता है वो कब किसको क्यों वोट डाल रही है। सो इट नोज द 4 केस, कब वोट डाला जा रहा है, किसको वोट डाला जा रहा है, क्यों वोट डाला जा रहा है, और कितने और किधर डाला जा रहा है। देश की जनता को पता है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि देश की जनता में, वापस से मैं दोहराऊंगा, 50% आबादी महिलाओं की है, और वो ही निर्धारित कर रहे हैं। पुरुषों के अंदर भी जितने भी एल्डरली हैं 60% से 60 एज से ज्यादा, वो मोदी के साथ में है। ये एसेंस है ग्राउंड। चलिए, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा वैभव। आपके इतना जो देश की जनता आपके स्ट्रैटेजिक कॉन्वर्सेशन को बहुत सुनती है, आपके साथ इस पॉडकास्ट करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।